नमस्कार बच्चों, आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट 4 वीडियो में पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सोर्स ऑफ नोइंग इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने देखा भूगर्भ को समझने के दो साधन हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक अप्राकृतिक संसाधन। कल जो हमने किए थे वो अप्राकृतिक संसाधन थे। अप्राकृतिक संसाधनों में डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, घनत्व, दबाव व तापमान के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे जब हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। आज जो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, वोल्केनिक उद्गार, उल्कापिंड व भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो प्राकृतिक संसाधन कैसे हेल्पफुल हैं हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए, उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कल जो आपकी बुक अशोक दिवाकर फिजिकल ज्योग्राफी में A14 पेज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जहाँ से स्टार्ट करेंगे A15 पेज पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य कि पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस, परिकल्पना, अलग अलग थ्योरीज का निर्माण किया। पृथ्वी के साक्ष्य को समझने के लिए, पृथ्वी के रहस्य को समझने के लिए किसी ने उसको ठोस इंटीरियर को, किसी ने उसको तरल और किसी को गैसीय अवस्था में बताया। सबकी सोचने की अपनी एक थिंकिंग डायरेक्शन थी, अलग अलग तरीके से उन्होंने सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैसीय राशि परिकल्पना के बारे में पढ़ते हैं। गैसीय जो परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस जो दी थी गैसीय की, निहारिका तथा लेलाप्स की थी ये, ठीक है। गैसीय हाइपोथेसिस की पृथ्वी का इंटीरियर गैसीय से है, गैसीय से उसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले कांट ने बताया कि गैसीय में है, फिर उसके बाद निहारिका के बारे में बताया लाप्स ने। किसने दी थी निहारिका के बारे में? निहारिका के बारे में किसने बताया? लेलाप्स ने बताया। चैम्बरलेन और मोल्टन ने पृथ्वी को उत्पत्ति ठोस कणों के द्वारा बताई। एक तो चैम्बरलेन ने किससे बताई है? पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस कणों के द्वारा बताई है। जीन्स और जेफरे ने तरल अवस्था में बताई है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, सबसे पहले कांट आई, गैसीज दी, निहारिका की परिकल्पना लेलाप्स ने दी, चैम्बरलेन और मोल्टन ने परिकल्पना ग्रहणों परिकल्पना दी, जीन्स जेफरे ने तरल दी। तो सब ने अपनी अलग अलग बताई। ये एक फोटो है जिसमें बताया गया है पृथ्वी का जो PS वेव कहाँ तक जाती हैं, शैडो जोन क्या है, P शैडो यहाँ तक P वेव्स नहीं आ पाती हैं। इसमें यहाँ पे P वेव्स के लिए शैडो जोन है जहाँ नहीं आ पाती, यहाँ से आगे P वेव नहीं पहुँच पाती। ये इंटीरियर है, यहाँ लिक्विड है आउटर, और यहाँ पे P और S दोनों आ जाती हैं। यहाँ पे ये एक जोन है जहाँ पे कोई भी जो आपकी वेव है PS और L कोई भी वेव नहीं आ पाती। प्राइमरी, सेकेंडरी और L वेव में से उसको छाया मंडल के नाम से जाना जाता है। छाया मंडल को शैडो जोन भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जब वो पृथ्वी के अंदर एंटर करती हैं, एंटर करने के बाद कहाँ कहाँ वो पहुंच पाती हैं, क्या उनकी स्पीड है, कहाँ पे स्पीड में कमी आती है, कहाँ पे आके वो मुड़ जाती हैं, कहाँ आके बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इन्हीं के आधार पे देखेंगे कि उनकी जो डेंसिटी है, उनका जो फ्लो है, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो डायरेक्शन है, हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताएगी, ठीक है। तो जब हमें पता है कि हमने अब तक डेंसिटी के बारे में जान लिया, कहाँ डेंसिटी लो, कहाँ हाई है, कहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग डेंसिटी की लेयर आने से इन वेव्स का जो स्वभाव है वो भी अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट है आपके, यही परिकल्पना किसने कौन सी दी? बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस जो दी गई है, बाइनरी स्टार दी गई है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत डॉक्टर विसेकर के द्वारा दी गई है, ऑटो शिफ्ट के द्वारा दी गई है। अब नेचुरल रिसोर्स की मैं बात कर रही थी, ये तो हाइपोथेसिस थी कि किसी ने गैसेस दी, ठीक है। गैसेस हाइपोथेसिस कांट ने दी,
लाप्स ने निहारिका दी, चैम्बर और मोल्टन ने ग्रहाणु दी और जीन जेफरे ने तरल दी। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की, नेचुरल रिसोर्स के बारे में कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वालामुखी, सेकंड उल्का पिंडों के आधार पे। क्यों उल्का पिंडों के आधार पे? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी एक पिंड की भांति है, उन्हीं पिंड की भांति है बिहेव करती है। जो उन उल्का पिंडों के इंटीरियर में होगा, जो उसका मटेरियल उसमें मिलेगा, वही हमारे अर्थ के इंटीरियर में मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल आपके हैं भूकंप विज्ञान पर। सिस्मोलॉजी हमारी कैसे हेल्प करती है पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला हम करते हैं पृथ्वी में ज्वालामुखी कि ज्वालामुखी कैसे हेल्पफुल है हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। जब कोई लावा फूटता है तो उसमें आपकी गैसेस, धूल, पत्थर, राख, वाष्प इत्यादि जोर के साथ निकलते हैं और अंदर मैग्मा होता है। लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है? मान लिया ये कोई चिमनी है जहाँ से लावा फूट फूट कर ऊपर की तरफ आ रहा है। जब ये मेल्टेड फॉर्म में था यहाँ, तो इसको किस नाम से जाना गया? इसको जाना गया मैग्मा के नाम से। क्या? मैग्मा। ठीक है। और यहाँ पे आके जब ये बाहर सॉलिड फॉर्म में जमने लगा तो ये हो गया आपका लावा। ठीक है, ये लावा। इसके बाद है उच्च तापमान है तभी तो नीचे मेल्ट हो जाता है। इससे हमें पता लगा भी नीचे मेल्टेड फॉर्म में है मैग्मा, तो उच्च तापमान पक्का है। अलग भीतर की जो चट्टानें हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गिर जाता है और पिघल कर लावा के रूप में वो हमारे सामने आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भूगर्भ के जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है उसको क्या कहा जाता है? भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप मूल 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। भूकंप मूल क्या होता है? भूकंप मूल वो होता है जहाँ से भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है। फिर भूकंप केंद्र क्या होता है भाई? भूकंप केंद्र इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर जिस बिंदु पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, भूकंपीय केंद्र या अधिकेंद्र आपका होता है। सिस्मोग्राफ क्या है भाई? सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिससे भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। अच्छा, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी एक होती है आपकी प्राइमरी वेव, एक होती हैं सेकेंडरी वेव्स, एक होती हैं एल वेव्स। ठीक है। इन तीनों की स्पीड अलग अलग है। ये धरातल पे पाई जाती हैं। ये सॉलिड, लिक्विड तीनों से और आपके गैसेज तीनों फॉर्म से जाते हैं। ये सिर्फ सॉलिड से जा पाते हैं। तो अलग अलग मटेरियल में ये अलग अलग बिहेव करती हैं। तो फर्स्ट कौन सी होगी? फर्स्ट होगी प्राइमरी, सेकेंडरी, एल वेव्स। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी के बारे में। ठीक है। प्राइमरी जो तरंगे हैं आगे पीछे हिल सकती हैं, प्राइमरी तरंगों के समान इनकी गति की रेखा सीध में होती है। ये सबसे पहले पहुंचती हैं किसी भी जगह पे। फर्स्ट पी से प्राइमरी और पी फिर क्या है? फर्स्ट। ठीक है, इसको याद करना है। प्राइमरी की कौन सी क्लास? बी फर्स्ट होती है, ऐसे याद कर लेंगे इसको। अभी बताया था जो प्राइमरी वेव्स हैं वो तीनों ही माध्यम से जा पाती हैं। प्राइमरी वेव तीनों माध्यम से जा पाती हैं। तीनों माध्यम कौन से हो गए? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैसीज हो गया। तीनों माध्यम से निकल सकती हैं, आगे पीछे होती हैं। सेकंड, इनकी जो स्पीड होती है प्राइमरी वेव की 15 से कितनी होती है? 16 से 15 तक इनकी स्पीड होती है। घनत्व बदलने पर प्राइमरी वेव का क्या है? स्पीड भी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल भाई आपको एक तो ये प्लेन ट्रैक दे दिया जाए। ठीक है, इस प्लेन ट्रैक में आपको बोला जाए कि आपको दौड़ना है। ठीक है, आप फटाफट दौड़ लेंगे। लेकिन मैं आपको फिर एक ट्रैक दे देती हूँ, उस ट्रैक में बहुत सारी डिस्टर्बेंस है जैसे आप एक प्लेन ग्राउंड में दौड़ें, एक फिर जो खेत होता है उसमें दौड़ें, हर्डल रेस में दौड़ें। तो कहने का मतलब इसमें आपको दौड़ने में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब है जब डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है, प्राइमरी वेव की स्पीड में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे जल्दी दौड़ सकते हो बजाय रफ सरफेस के। ये एक फोटो है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स के बारे में दे रखा है कि प्राइमरी वेव्स, ये सेकेंडरी वेव्स, ये एल वेव्स, ये आगे पीछे होती हैं। ये वाली वेव्स आगे पीछे होती हैं,
ये अप एंड डाउन्स होती हैं, ये सीधी चलती हैं, और रिगोलित वेव भी सेकेंडरी वेव की तरह चलती हैं। दोलन आगे पीछे होता है, अगर प्रत्याग होता है, ये प्राइमरी वेव है भाई, जिसमें ये रही आगे और पीछे की तरफ कौन सी होती हैं, प्राइमरी वेव। उसके बाद एस वेव क्या है, सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है। तो पी से क्या होगी, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी होगी, और प्राइमरी कैसी हैं, फर्स्ट हैं। एस से क्या हो गई, सेकेंडरी और सेकंड है। पहले प्राइमरी वेव्स आएंगी, कहीं भी आएंगी, उसके बाद कौन सी आएंगी, सेकेंडरी आएंगी। प्राइमरी तीनों चीज़ों से, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैसेस से भी, तीनों फॉर्म में से जा सकती है। अच्छा, अब एस से क्या है, एस से क्या है, सेकेंडरी, और एस से क्या है, सॉलिड। तो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही जा सकती है। ये क्या थी, ये आगे और पीछे, ठीक है, ये क्या है, आगे और पीछे, आगे और पीछे, ऐसी इनकी वेव होती है। और जो सेकेंडरी की है वो कैसे होती है, ये होती है इनकी डायरेक्शन, ऐसे चलती हैं ये, ओके। सेकेंडरी वेव दाएं बाएं इनकी डायरेक्शन। आड़ी तरंगे भी इनको कहा जाता है। ये तरंगे ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। इनका जो वेग है प्राथमिक तरंगों के वेव से कम होता है, 4 से 5 होता है उनका, 3 से 15, ठीक है, उसका अभी हमने किया था। रिगोलित वेव सेकेंडरी वेव की तरह होती हैं, ये इसमें ये ऐसे चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल वेव्स के बारे में। एल वेव्स को ऐसे याद करेंगे, प्यार खतरनाक होता है, और ऐसे ही लव वेव्स, AEH लव नाम के साइंटिस्ट ने इनको खोजा था, इसीलिए इनको लव वेव नाम दिया गया है। जो लव वेव होती हैं सबसे प्रभावशाली तरंगे होती हैं, सबसे तहस नहस करने वाली तरंगे होती हैं, प्रभावशाली होती हैं, और इनकी जो स्पीड होती है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सॉलिड लिक्विड गैसेज से, अच्छा भाई, और कौन सी थी जो सॉलिड लिक्विड गैस से जा सकती थी, वो थी आपकी प्राइमरी वेव थी। सेकेंडरी किससे जा सकती थी, सॉलिड से। एल वेव किससे जा सकती है, सॉलिड से, लिक्विड से और गैसेज से, तीनों से जा सकती है। भूकंपीय तरंगों की जो गति है एक समान न होने के कारण इनको सिस्मोग्राफ पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और उससे आपका पता लगता है कि कौन सी कहाँ पे जा रही है, कौन सी तरंगें कहाँ पे जा रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके, ये हमने पढ़ लिया प्राइमरी के बारे में, वेव्स के बारे में, सेकेंडरी वेव्स के बारे में, रिगोलित वेव के बारे में, एल वेव्स के बारे में भी। प्राइमरी जो वेव है अभी इनकी डायरेक्शन के बारे में कहा कि इनकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी जो ये एल वेव्स होती हैं, हल्के व कमज़ोर कंपन आती है तरंगे, जो पहले सबसे पहले कौन सी वेव आएंगी, प्राइमरी वेव आएंगी, फिर सेकेंडरी आएंगी, फिर एल आएंगी। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी ठीक है, और इसकी फिर इससे कम है। इनकी अलग अलग स्पीड होती है। पी तरंगों की स्पीड जो होती है डेंसिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, एस की 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और इसकी 2900 से 7.3 किलोमीटर होती है, 2900 किलोमीटर की गहराई में। ये इनकी वेव्स की दिखा रखी है कि किसमें क्या गहराई होती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये एल वेव्स की दिखा रखी है कि ये देखो इधर से उधर ये जा रही है, ठीक है। ये लव वेव्स हैं जो ऐसे बिहेव करती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें है कि 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद जो क्रोड है वो आरंभ हो जाती है, और क्रोड आरंभ होने के बाद उसकी डेंसिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। तो हमें कैसे पता लगता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो जाता है, आके वापस लौटना, बिखर जाना, ऐसा कुछ होता है, जिससे हमें पता लगता है कि उसकी डेंसिटी में डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ पे एक तो आपकी रिफ्रैक्शन होता है, एक आपके परावर्तन होता है। तो वहाँ की गहराई में इट मीन्स क्या है कि जो प्राइमरी वेव पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, सेकेंडरी वेव लिक्विड पदार्थों से नहीं गुजर सकती, तो किस से गुजर सकती हैं, सॉलिड से गुजर सकती हैं। द्रातलीय वेव तीनों ही माध्यम से गुजर सकती हैं। ये सिस्मोग्राफ है जिसके द्वारा आपकी वेव्स को मेजर किया जाता है। भूकंपीय तरंगों से प्राप्त जानकारी के आधार पे एक डेफिनेशन दी थी भाई एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि ये जो हमारी ये हैं
पृथ्वी के अंदरूनी बनावट के चिराग हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेव्स हैं हमें पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए हेल्पफुल हैं। पृथ्वी की डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में हमें बताती हैं, इसलिए उन्होंने इसको चिराग कहा है। ठीक है। उसके बाद है कि सिस्मिक वेव्स रेडिएट फ्रॉम द फोकस ऑन द अर्थक्वेक। कि अर्थक्वेक क्या है? मैंने आपके एपिसेंटर के बारे में, जहाँ पे अधिकेंद्र के बारे में, केंद्र के बारे में, यहाँ से फोकस क्या है, जहाँ से वो सबसे पहले स्टार्ट होती हैं, ये वाला ये फोकस है। एपिसेंटर क्या होता है? जहाँ वो सबसे पहले पहुँचती हैं उसको अधिकेंद्र, और मूल क्या बोलते हैं? यहाँ फोकस है आपका, यहाँ मूल है और यहाँ पे एपिसेंटर है। एपिसेंटर जहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पहुँचती है वहाँ एपिसेंटर, और जहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होती हैं वहाँ पे क्या होता है? अधिकेंद्र होता है। ये आपकी बुक से लिया गया फोटो है जिसमें PSL तीनों वेव्स दी गई हैं। L वेव्स भाई आपकी सिर्फ और सिर्फ धरातल पे चलती है। यहाँ पे L वेव्स हैं, धरातल पर चलने वाली खतरनाक है, तीनों माध्यम से चल सकती हैं। सेकेंडरी की स्पीड कम होती है, ठोस से ही जा सकती है, तो यहाँ तक आ पाती हैं। ये प्राइमरी वेव है, तो यहाँ पे कोई भी 104 डिग्री से कुछ है, ध्यान नहीं अभी, तो वहाँ तक आपकी जो तरंगे हैं, कोई भी तरंग नहीं पहुँच पाती, उसको शैडो जोन या छाया मंडल कहा जाता है। ठीक है, उसको शैडो जोन कहा जाता है। 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, ये भाई हम कहाँ तक आ गए थे? शैडो जोन तक आ गए थे। नेक्स्ट ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, यहाँ तक कर लिया था हमने। भूकंप मूल के बारे में, जहाँ से स्टार्ट होती हैं अधिकेंद्र, जहाँ पे पहुँचती हैं 102 से या 103 डिग्री से लेके 143 डिग्री तक, 102 से लेके 143 डिग्री तक ये क्या होता है? छाया मंडल होता है। 103 से 143 तक होता है। अच्छा, छाया मंडल होता है। अंतरतम भाग तरल अवस्था में है, उसका घनत्व बहुत अधिक है, लोहा या निकल जैसी है, लेकिन वो तरल अवस्था में होते हुए भी लिक्विड जैसा बिहेव करता है। डेंसिटी 11 से 12 के बीच में पाई जाती है। ओके, ये है फिर आपकी एस वेव्स, लेफ्ट शैडो जोन, एस वेव्स, पी वेव्स, टाइम, इनके बारे में। इंगे लेमैन डेनमार्क निवासी थे जिन्होंने सबसे पहले भूकंप विज्ञानवेत्ता 1936 में पी वेव्स के बारे में बताया कि पृथ्वी का जो क्रोड है वो तरल न होकर आंशिक ठोस है, जो सेमी लिक्विड होते हुए भी किस जैसा बिहेव करता है? सॉलिड जैसा बिहेव करता है। पीजी और एसजी, पीएस और एल वेव्स के बारे में मैंने बताया था, लेकिन ये पीजी और एसजी क्या आ गया भाई? इनके बारे में जान लेते हैं। जो ये पीजी वेव है और एसजी वेव है, पी के थोड़ी देर बाद आने वाली पीजी वेव होती है और एस के थोड़ी देर बाद आने वाली एस वेव्स होती हैं। सबसे पहले 1909 में कल्पा घाटी में इसके बारे में पता लगाया गया कि पी एस तरंगों जैसा व्यवहार करने वाली कुछ देर बाद आने वाली तरंगे होती हैं। इनको जो स्पीड होते हैं 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड और एस की 3.3 पर किलोमीटर होती है। पी एस तथा एस एस जो तरंगे 1923 में ट्यूनॉर्ड कोणार्क में इनके बारे में पता लगाया गया था। सबसे पहले 1926 में हरफोर्ड में आए भूकंप के दौरान इनके बारे में एस हैस पी हैस, सबसे पहले पी, उसके बाद पी जी और उसके बाद पी हैस, सेकेंड एस, फिर सबसे पहले कौन आई? सबसे पहले आई प्राइमरी, फिर क्या आई? पी जी, उसके बाद कौन आई? पी हैस। ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी के बाद सेकेंडरी जी और सेकेंडरी हैस, ये इसका सीक्वेंस रहेगा आने के लिए। और इनकी जो स्पीड थी 5.4, इनकी जो थी 5.4 थी स्पीड ये वाली, इसकी फिर एस की 3.3 थी, पी हैस की जो थी 6 से 7 और एस की 3 से 4। सिस्मोग्राफ पे इनको अंकित किया जाता है।
वैगनर होम्स एम्फीबोलाइट चट्टानें बताती हैं कि पृथ्वी की 20 से 30 किलोमीटर आगे गई है। वैगनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी भी दी थी कॉन्टिनेंट डिस्प्लेसमेंट की। लोअर लेयर, लोअर क्या होती है कि पृथ्वी की निचली परत में पीजी और एस हैश की जो तरंगें हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती। इसका मतलब है क्योंकि वो ज़्यादा डेंसिटी में प्रवेश नहीं कर पाती हैं तो पृथ्वी का जो डेंसिटी 5.5 के आसपास होता है। पृथ्वी के अंदर निचली भाग में तापमान भी ऊंचा होता है। 35 किलोमीटर की गहराई पे 1000 तक हो जाता है तापमान, तो 2900 किलोमीटर की गहराई पे ये नहीं पहुंच पाती, जो हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि पृथ्वी की आंतरिक में बहुत ज़्यादा है, गहराई अलग अलग है। केंद्रीय भाग में 2900 किलोमीटर के बाद एस प्रवेश नहीं कर पाती, पी तरंगें प्रवेश कर पाती हैं। अधिक स्थिर पड़ने के कारण ये वक्राकार मार्ग, वक्राकार मार्ग कौन सा होता है, ये वाला, इसको फ्लो करती हुई चलती है तो डेंसिटी सर्वाधिक घनत्व है पृथ्वी की आंतरिक क्रोड में, लेकिन वो द्रव जैसा ही क्या करता है, बिहेव करता है। रासायनिक संगठन के आधार पर स्वेस ने 3 परतों में बांटा है। सबसे पहले सियाल, ठीक है, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। ये आपकी सियाल है, ये साइमा है और ये नीफे है। सियाल का मतलब हो गया SiAl प्लस, इसका मतलब हो गया सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सियाल के बाद ये है सेकंड, जिसको बोला गया है साइमा, ठीक है, साइमा सिलिका प्लस M से मैग्नीशियम। थर्ड है Ni और Fe। Ni का मतलब हो गया निकिल और Fe का मतलब हो गया फेरस। तो ये होगी सियाल, ये होगी साइमा, ये होगी नीफे। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम हल्का है, फिर थोड़ा ये भारी है और ये सबसे भारी है। तो पृथ्वी की अवसादी चट्टानें हैं, यहाँ पे संगठक सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2.9 प्रति 50 से 300 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। रिकॉर्डिंग स्टेशन है भी सबसे पहले PG, SE, PS, SS, PS, सबसे पहले ये पहुँची फिर ये पहुँची, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अच्छा, जो चट्टानें होती हैं सिलिका और सियाल साइमा के कह रहे थे हम, ये एसिडिक होती हैं, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इनकी जो डेंसिटी होती है वो होती है इनकी 2.7 से 2.9, 25 किलोमीटर तक की होती है। उसके बाद महाद्वीपों की रचना किससे हुई है, सियाल से। महासागरों की तली के सियाल के नीचे पृथ्वी की साइमा की हल्की परत जैसे तैर रही है। सियाल किस पे तैर रही हुई, साइमा पे तैर रही है। साइमा सियाल के ठीक क्या है, नीचे है। अक्षारीय और अक्षारीय चट्टानों से ये बनी हुई है। इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम 2900 किलोमीटर तक है। इसकी जो डेंसिटी है 2.5 से 4.7। अच्छा, क्रोड की कितनी डेंसिटी याद है, क्रोड की डेंसिटी 11 से 13 या 14 के बीच में पाई जाती है। नीफे साइमा के बारे में भी हम बता चुके हैं। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, एक होगी सिलिका, एक होगी मैग्नीशियम। इन दो चट्टानों से मिलकर दो फेरस से मिलकर बनती है। 2.9 से 4.7 डेंसिटी, गहराई 2900 तक। महासागरों की तली साइमा से बनी है। महाद्वीपों की किससे बनी है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सियाल से। नीचे कई ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। ये स्रोत क्या पृथ्वी के संबंध में, सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत के बारे में पढ़ा हमने। अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, घनत्व हो गया आपका, घनत्व के बाद हो गया दाब, दाब के बाद हो गया ताप, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो हमें बताते हैं तीनों के बारे में। फिर हो गया आपका ज्वालामुखी, हमने पढ़ा कि कैसे उल्कापिंड जो ज्वालामुखी है अंदर से आते हैं, गर्म है, तपता मैग्मा है, वो हेल्पफुल होता है। उल्कापिंड साक्ष्य हो गए, क्योंकि उल्कापिंडों की जो बनावट होगी हमारी भी, पृथ्वी भी उसी का एक हिस्सा है। जैसे कंसेंट्रिक लेयर होती हैं, उन लेयर्स में कंसेंट्रिक लेयर क्या होती हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये क्या है, कंसेंट्रिक लेयर है। इन लेयर्स में ऐसी कंसेंट्रिक लेयर पाई जाती हैं। कोई भी मटेरियल जब उल्कापिंड आता है तो उनकी बनावट में यहाँ सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारी अर्थ भी सेम है, ऐसी कंसेंट्रिक लेयर में पाई जाती है और ऐसा ही मेटल उसमें होगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, क्रोड में हैवी मेटल पाया जाता है, अपर पार्ट में हल्का, तो इससे हमें पता चलता है। उसके बाद आपके भूकंप में वही PSL वेव्स, कैसे वो PSSS हमें बताती हैं, उनकी स्पीड अलग होती है, उनके शैडो जोन अलग होता है, जिससे उसके बारे में हमें पता लगता है। ओके, ये एस्ट्रोनोस्फेयर
हो गया, मेंटल हो गया, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया। इनके बारे में कल हमने पढ़ा था कि ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से जो अलग करती है वो क्या होती है आपकी कोनार्ड असमानता। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जहाँ पे एक तरह की लेयर से दूसरी डेंसिटी दूसरे टाइप की लेयर स्टार्ट होती है, उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आपके एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करती है उसको मोहो असमानता कहते हैं। ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल को रेप्टी असमानता, मेंटल को क्रोड से अलग करने वाली गुटेनबर्ग और ऊपरी क्रोड और ब्रा क्रोड को अलग करने वाली लेहमान असमानता होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी आपके एग्जाम में, इनको पढ़ लेना। अच्छा, भूपट्टी की जो रचना होती है, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46, सिलिकॉन 27, एल्यूमिनियम 8, लोहा 5, कैल्शियम 3 भूपट्टी का मतलब है कि ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ में इसमें ऊपर भूपट्टी ये होती है। पूरी अर्थ की बात नहीं कर रही है, पूरी अर्थ में अलग है ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन 46, सिलिकॉन 27, मैग्नीशियम सबसे कम 2.09 होता है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना भाई। कल नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे उस वीडियो में हम पृथ्वी के भूगर्भ की विभिन्न परतें और उनकी रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने और क्या क्या डेफिनेशन दी है, कितने लेयर्स पाए जाते हैं, और पृथ्वी के आंतरिक संरचना व मानव व आधुनिक मत के बारे में पढ़ेंगे। आज का काम यही है, इसको कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।